हेलो एवरीवन, आप सभी का मेहरा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो एमपीपीएससी 2026 का जो सोशियोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। हमारी क्लासेस भी लाइव हो गई हैं, है ना। हम अभी फिलहाल में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम पीवाई क्यूज एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। और ये लगातार हम अगस्त के महीने तक करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो एग्जाम होना है वो अगस्त में होना है। नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार, है ना। 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हो सके तो इस बार रिस्क ना लीजिए। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको डेमो देखना है तो हमारा जो मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर भी आपको मिल जाएगा, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेहरा क्लासेस का उस पर भी आप डेमो देख सकते हैं। फिलहाल हमारी जो क्लासेस कैसी जा रही हैं वो आपको लगभग रोज ही आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, है ना। लेटेस्ट क्लासेस भी आप देख सकते हैं और ओल्ड क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एमटी सेट का जो बैच है क्रैश कोर्स का वो भी लॉन्च हो चुका है ना। हमारे पास जो है तो लगभग एक महीना यानी 30 दिन हम मान के चलते हैं। ये जो महीना है लगभग खत्म होने में ही है, 10 दिन इसके और ले लीजिए तो भी 40 डेज हैं हमारे पास, जिसमें की भी हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अच्छी खासी हम टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, फॉर्मेट को समझ सकते हैं, है ना। क्या कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं पेपर के टाइम पे, क्योंकि ये ऑफलाइन ही होते हैं, दोनों ही पेपर ऑफलाइन होते हैं, है ना। हमें ओएमआर सीट भरनी होती है। क्या कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम रिपीट करते हैं, वो हम कैसे सुधार सकते हैं, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधार सकते हैं, सारी चीजें आपको हमारी जो पेड क्लासेस है वहां देखने मिल जाएंगे। अब हम सीधा क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट 15+ क्वेश्चन अराउंड किए हुए थे। उसके आगे आज हम कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रक्चर इन सोशियोलॉजी, है ना। जो समाज शास्त्र है इसमें जो संरचना शब्द है, स्ट्रक्चर वर्ड है, इसको सबसे पहले कौन यूज किया है। तो अगस्कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, दुर्खिम है या मैक्स वेबर है, इनमें से ये कौन है। आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने ही सोशियोलॉजी में सबसे पहले स्ट्रक्चर वर्ड का जो है यूज किया था। और इनकी एक बुक भी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें इन्होंने इस शब्द का यूज किया था। और ये जो है स्पेंसर, ये समाज को कैसे देखते थे, एक जटिल प्राणी के रूप में देखते थे। समाज को एक जटिल प्राणी के रूप में देखते थे। और इनका ये कहना था कि जो संस्थाएं होती हैं, है ना, जो संस्थाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। कई सारी संस्थाएं आपस में जुड़ करके सामाजिक संरचना का सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है। संस्थाएं क्या होती हैं, इनमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियमों की हम व्यवस्था कह सकते हैं। ये मूर्त फॉर्म में या कॉन्क्रीट फॉर्म में आपको देखने नहीं मिलेंगी। नियमों की एक व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं और जिसके थ्रू हम हमारा जो सोसाइटी है वो अपना काम करता है व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। अगस्त कॉम्ट को अगर हम देखें तो अगस्त कॉम्ट क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ना। इन्होंने 1838 और कई जगह आपको 1839 भी देखने मिलेगा। तो इस साल इन्होंने जो है समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा था। इसके पहले भी ये सोशल फिजिक्स और क्या क्या शब्द लेकर के आए थे, जिसे क्वार्टलेट ने चोरी किया। फिर इन्होंने बहुत सोच समझ के समाजशास्त्र लिखा, शब्द का चुनाव किया। इस पर भी कई सारे ऐसे थिंकर आए जिन्होंने आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया बट फाइनली हमारा जो समाज शास्त्र है जिसे आज हम पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है ना। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया था, है ना, पॉजिटिविज्म दिया था इन्होंने, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या है, ठीक है। अब बात आती है माइक दुर्खिम। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो सोशल फैक्ट दिया था, है ना, सोशल फैक्ट को इन्होंने संरचना से जोड़ा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सुसाइड पर काम किया हुआ है, लेकिन इनसे पहले जो है स्पेंसर ने ही संरचना शब्द का यूज किया था। अब बात आती है मैक्स वेबर की।
तो जो वेबर है इन्होंने नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पर काम किया है, तो संरचना शब्द जो है बेसिकली स्पेंसर ने ही दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है। संस्कृति की तीन विशेषताओं आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति एवं आदर्शवादी संस्कृति का जो उल्लेख है वो किसने किया? हु मेंशन्ड द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? फर्स्ट है आपका आइडियशनल कल्चर, सेकंड है आपका सेंसेट कल्चर और थर्ड है आपका आइडियलिस्टिक कल्चर, है ना। ये किसने मेंशन किया हुआ है? इन तीन विशेषताओं के बारे में किसने बताया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा पिट्रिन सोरोकिन ने बताया था। इनकी एक बुक थी हाँ, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, है ना। सॉरी, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स है, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया था। इस सिद्धांत को हम सीमा सिद्धांत या पेंडुलर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने तीन विशेषताएं बताई कल्चर के बारे में, है ना। क्या कहा कि तीन तरह से होता है कल्चर। एक तो आदर्शात्मक स्थिति होती है कल्चर की, एक इंद्रिय परक होती है और एक आदर्शवादी होती है। इसमें इन्होंने बताया कि जिस तरह घड़ी का एक लोलक होता है या पेंडुलम होता है कि यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो इस स्टेज पर भी मूव करता है। ये जो स्थिति है ये आपकी हो जाएगी कौन सी? आदर्शवादी, आदर्शवादी संस्कृति, है ना। आदर्शवादी संस्कृति। इसके अलावा इधर एक तरफ होगी आपकी इंद्रिय परक, ये किसी भी साइड हो सकती है, और एक तरफ आपकी होगी आदर्शात्मक। ठीक है। देखो आदर्शात्मक स्थिति में इन्होंने कहा कि आदर्शात्मक स्थिति कैसी होती है? स्पिरिचुअल होती है ना। यानी अलौकिक शक्ति में यहाँ पर विश्वास होता है, अलौकिक वास्तविकता पर विश्वास होता है, आध्यात्मिक विश्वास होता है। ठीक है ना। इन चीजों पर विश्वास होता है, भगवानों पर विश्वास होता है, ठीक है। ये इसके रियलिटी पर, रियलिटी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट है इंद्रिय परक, जिसे हम सेंसेट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा होता है? ये भौतिकवादी होता है ना। भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्टिक होता है। यहाँ पर भोग विलास का ज्यादा महत्व है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिक का थोड़ा सा ज्यादा महत्व है, लोग तार्किक होते हैं, धन इम्पोर्टेंट होता है ना। भोग विलास है तो पैसा होगा ही, तकनीक होगी, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? भौतिकवादी हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया, जहां पर भोग विलास धन संबंधी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दी जाती है। अब इसके और इसके बीच की स्थिति आती है, ये आदर्शवादी स्थिति, आइडियलिस्टिक कल्चर, है ना। ये क्या बात करती है? इंटीग्रेटेड की बात करती है, एकीकृत की बात करती है। इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी क्वालिटी इंद्रिय परक संस्कृति की होगी और थोड़ी सी क्वालिटी इसमें किसकी होगी? आदर्शात्मक स्थिति की होगी। यानी यहाँ पर भगवान पर भी विश्वास होगा, यहाँ पर तार्किक लोग भी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर हम बोल सकते हैं आदर्शवादी संस्कृति का, और इसको ही इन्होंने आइडियल माना है कि ये जो संस्कृति आदर्शवादी संस्कृति जो है, ये जो स्थिति है संस्कृति की सबसे अच्छी मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जो स्पेंगलर है इनकी एक बुक है, यहाँ पे लिख रही हूँ। स्पेंगलर की एक बुक है, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, जिसमें इन्होंने क्या बात की थी? एक सेकेंड प्लीज।
ओके, जिसमें इन्होंने सिविलाइजेशन, है ना, यानी सभ्यता के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ था या सभ्यता से संबंधित इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेटो की। तो पेरेटो ने लॉयन और फॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हमारे जो समाज है ना, हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक लॉयन की तरह प्रवृत्ति के होते हैं और एक फॉक्स प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जहाँ पे जो लॉयन प्रवृत्ति वाले लोग होंगे वो शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे, अपनी सत्ता को चलाएंगे, है ना, आराम से आगे बढ़ेंगे, कि ये रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो फॉक्स प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये रिस्क टेकिंग टाइप के होते हैं। ये रिस्क लेते हैं, कभी कभी एकदम आगे भी निकल जाते हैं, लॉयन प्रवृत्ति वालों को भी पीछा कर देते हैं, और कभी कभी ये एकदम से इनका डाउनफॉल भी हो जाता है। ऑगबर्न जो है ये कल्चरल लैग की बात करते हैं। ऑगबर्न क्या करते हैं? कल्चरल लैग, है ना, जहां पर जो हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो पिछड़ जाती है, और जो भौतिकता है, जो भौतिकवादी चीजें हैं वो या टेक्नोलॉजी है वो आगे निकल जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी सोरोकिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? है ना, which of the following is not an essential element of community? है ना, सबसे पहले हम ये समझते हैं समुदाय क्या है। देखिए, समुदाय लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर ये लोग लगभग सेम लैंग्वेज, है ना, एक जैसी भाषा, संस्कृति, ठीक है, इसके अलावा लाइफस्टाइल, है ना, इनकी जीवन शैली लगभग एक जैसा, या ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इनका जो दिनचर्या, सॉरी, इनकी जो जीवन शैली होगी वो एक जैसी होगी, एक जैसा कल्चर होगा, एक जैसी भाषा होगी। ठीक है, इनका जो रोजगार होगा वो भी लगभग सिमिलर होगा। तो ये लोग समुदाय के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी निर्भरता तो इनमें होती ही है। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि निर्भरता की भावना जो है वो समुदाय का एलिमेंट है ही। फिर अब निर्भरता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, यानी इनमें वी फीलिंग्स भी पाई जाती है, हम की भावना भी होती है। नेक्स्ट आता है सामान्य जीवन। जैसा कि मैंने कहा कि एक जैसा इनका सब कुछ होता है, कॉमन लाइफ ये लोग स्पेंड करते हैं ना, तो इनका जीवन शैली भी कैसा हो जाएगा, सामान्य। तो ये भी इसकी जो है एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन अब अगर बात करें ऐच्छिक सदस्यता की, तो आप किसी अपनी इच्छा से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं इनको, है ना, कि अपनी इच्छा से आप इनको सॉरी, कि आप अपनी इच्छा से इस ग्रुप का मेंबर बन सके, ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, ये कहाँ हो सकता है, अगर आप समिति की बात करें, है ना, अगर आप समिति की बात करते हैं तो वहां पे वॉलेंटरी मेंबरशिप हो सकती है। क्यों? क्योंकि समिति कैसे बनाई जाती है, उद्देश्य से बनाई जाती है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से यहाँ ज्वाइन करते हैं, और जिस दिन उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, मे बी ये समिति को भी खत्म कर देंगे। या कुछ कुछ समितियां ऐसी भी होती हैं जो लंबे लंबे समय तक भी चलती हैं, है ना। तो ये ऐच्छिक सदस्यता किसका एलिमेंट हो जाएगा? समिति का। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हो जाएंगे? समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टेटस इज रिलेटेड टू विच स्कॉलर? है ना, जो सामाजिक परिस्थिति है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो इसका आंसर है रॉल्फ लिंटन। ठीक है, सोशल स्टेटस किसने दिया था? रॉल्फ लिंटन ने दिया था। इनकी एक बुक है द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, ये बुक आई थी 1936 में, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। अब ये परिस्थिति होती क्या है? तो सोशल स्टेटस
वो चीज जिसने आपको समाज में कोई पद प्राप्त है, आपके समाज में प्रतिष्ठा है, या समाज में आप जाने जाते हैं, ये क्या होती है, इससे आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। तो समाज में जो पद आपको प्राप्त है, जिससे आप जाने जा रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है सोसाइटी में, ये पता चल रही है, वही चीज क्या कहलाती है, सामाजिक परिस्थिति। अगर हम मैकाइवर और पेज की बात करें तो इन्होंने सोसाइटी बुक लिखी है ना। इन्होंने सोसाइटी बुक लिखी है और इन्होंने लगभग लगभग समाज पर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। अब किंग्सले डेविस जो हैं और विल्बर्ट मूर जो हैं, इन्होंने क्या किया है, सामाजिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत है, इन दोनों ने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत पर काम किया है। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है कि अलग अलग आयामों के आधार पर आपको सोसाइटी में इस तरह से विभाजित कर दिया जाता है। किसी को सबसे लोअर पोजीशन में रखा जाता है, किसी को सबसे हायर पोजीशन में रखा जाता है। वो आयाम क्या हो सकते हैं, वो आयाम हो सकता है आपका पैसा, प्रॉपर्टी, है ना, आपका योग्यता, ठीक है, आपकी कास्ट, आपकी जो है जाति, ठीक है, आपके पास कितनी पावर है ना, आप कितने शक्तिशाली हैं। अगर आप पॉलिटिकली अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे लेवल पर हैं, तो उस पर भी आपका स्तरीकरण हो सकता है ना। आपका कितना प्रतिष्ठा है, आपकी प्रेस्टीज कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कम पढ़े लिखे हैं, कास्ट भी हो सकता है लोअर होगी, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा है, आपकी ख्याति पूरे समाज में फैली हुई है, देश विदेश के लोग भी आपको जान रहे हैं, तो भी आपको यहाँ रखा जाएगा, है ना, इस कैटेगरी पे रखा जाएगा। तो बेसिकली इन सभी आधारों पर, इसके अलावा भी कई आधार होते हैं, जिन आधारों पर आपका विभाजन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, स्तरीकरण। और ये विभाजन समाज में होता है, समाज के आयामों के आधार पर होता है, इसलिए कैसा हो जाता है, सामाजिक। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, किंग्सले डेविस आ रहे हैं और विल्बर्ट मूर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नातेदारी व्यवहार में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें मामा द्वारा भांजे और भांजियों को अन्य सभी रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। What is the practice called in kinship in which material uncle gives more priority to nephew and niece than all other relatives, है ना। वो क्या है, वो उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, देखिए सीधा सीधा सा है, मामा, मामा कौन होते हैं, माँ के भाई होते हैं, है ना। तो माँ तुल्य, ठीक है, माँ के भाई, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनको अंकल बोलते हैं, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एवंकुलेट, ठीक है, जिसमें मामा का महत्व जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये लुक आफ्टर करते हैं अपने, मे भी कई बार अपनी बहन का भी, पर उससे ज्यादा अपने भांजों का, अपने भांजियों का ये लुक आफ्टर करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, ठीक है। इनके बिना अगर हम बोले तो इनका कोई रिचुअल भी कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर इस रिचुअल में या इस ट्रेडिशन में इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है पितृस्व श्रेय, जिसे एमिटेट कहते हैं। यहाँ पर बुआ का बहुत ज्यादा महत्व होता है ना। इसके भतीजा पर, भतीजियों पर इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। हर रस्म में, हर परंपरा में ये ज्यादा आगे होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें परिहार की, तो परिहार को हम क्या कहते हैं, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस यानी एक ऐसी प्रथा या ऐसे रिश्ते जहां पर हम हमें अवॉइड करना होता है, जैसे कि सास, सॉरी, ससुर, है ना, और बहू का रिश्ता, इसके अलावा जेठ और बहू का रिश्ता, है ना। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो वहां पर भाई बहन भी, कई ऐसे कैटेगरी है जहां पर भाई बहन भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अवॉइडेंस के अंतर्गत। अब बात आती है परिहास। परिहास को क्या कहते हैं, जोकिंग रिलेशनशिप, है ना। यहाँ पर ऐसे संबंध आते हैं जहां पर आप अच्छे से हंसी मजाक मस्ती कर सकते हैं, यहाँ पर आप परिहास कर सकते हैं और कोई उस चीज का बुरा भी नहीं मानता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीजा साली का रिश्ता, है ना, देवर और
भाभी का रिश्ता, ये किस में आ जाएगा? परिहास कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ट्राइब में देखें तो परिहास की कैटेगरी में एक और आते हैं, सास और दामाद का रिश्ता, ठीक है, ये ट्राइब में होता है, ठीक है, ये परिहास के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें कि ये दिया किसने किसने है, तो अवॉइडेंस थ्योरी दी थी टाइलर ने, बाकी के तीनों दी हैं ब्राउन ने, ठीक है, बाकी की तीनों किसने दी हैं? ब्राउन ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ना? Who is an exponent of the social theory or the origin of religion or the theory of totemism? टोटेमिज्म और अगर रिलीजन को हम साथ में देखते हैं तो हम सीधे सीधे किसको मार्क करते हैं? दुर्खिम को, ठीक है। दुर्खिम की एक बुक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, है ना, ये आई थी 1912 में, जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर काम किया था, अरुंटा ट्राइब पर, है ना। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये जो ट्राइब है ये टोटम पे बहुत ज्यादा बिलीव करती है ना, ये ट्राइब किस पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है? टोटम पर। और यहीं से इन्होंने धर्म की उत्पत्ति माना, है ना, यहीं से इन्होंने क्या करा? धर्म की उत्पत्ति माना कि धर्म भी होता है, एग्जिस्ट करता है, लोगों का ऐसी चीजों पर भी बिलीव होता है। अगर हम बात करें ये टोटम क्या है, तो टोटम हर वो चीज हो सकती है, वो पेड़ हो सकता है, वो पशु हो सकता है ना, वो कोई पत्थर हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो हर वो चीज हो सकता है जिस पर लोगों की आस्था होगी। लोगों की आस्था होगी, उनका विश्वास होगा, है ना, वो उसकी पूजा करते होंगे। जैसे अगर हम अपने बात करें, अगर हम हिंदू धर्म में बात करें कि टोटम क्या है, ठीक है, हिंदू धर्म में अगर हम टोटम बात करें तो तुलसी का पौधा, है ना, इसके अलावा पीपल का पौधा, ये सब क्या है? ये सब टोटम ही तो है, हम इसकी पूजा करते हैं। पशु में बात करें तो गाय, गाय को हम माँ मानते हैं, है ना, गाय को हम क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनके अंदर तो हम 35 करोड़ उससे भी ज्यादा देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, ठीक है। तो यही है टोटम कि आप जिस भी पशु की, पौधे की, है ना, पत्थर की, या जिस भी चीज की आप पूजा कर रहे हैं उस पर आपकी आस्था है तो वो टोटम है। और ये चीज इन्होंने अरुंटा जनजाति पर देखा था और यहीं से इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को मान लिया। अगर हम बात करें टाइलर की, तो टाइलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर, इसमें इन्होंने एनिमिज्म से धर्म को जोड़ा है। इसमें इन्होंने किससे जोड़ा है? एनिमिज्म से धर्म को जोड़ा है। एनिमिज्म क्या होता है? आत्मावाद होता है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि आत्माओं पर विश्वास करना, किसी अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करना कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है ना, वो एनिमिज्म कहलाता है। और इसी से इन्होंने धर्म को जोड़ दिया अपनी किताब किसमें? प्रिमिटिव कल्चर में। अगर हम मैक्स मूलर की बात करें तो इन्होंने प्रकृति पूजा सिद्धांत दिया है। मैक्स मूलर ने प्रकृति पूजा सिद्धांत दिया है, नेचर वर्शिप थ्योरी दी है। ये नेचरिज्म में बिलीव करते थे, है ना, कि बादल हो गए, सूर्य हो गए, पौधे हो गए, इस पर ये अपनी आस्था प्रकट करते थे कि इन चीजों से भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इन पर भी शक्ति होती है, इनका भी इनसे भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इनकी भी पूजा होती है, ठीक है। तो इन चीजों पर इनका विश्वास था और इसी से इन्होंने धर्म को भी जोड़ा। अगर हम बात करें स्पेंसर की, तो इन्होंने धर्म को किससे जोड़ा है? इन्होंने धर्म को जोड़ा है पूर्वजों से, कि जो पूर्वज हैं
उन्हीं पर आस्था है और वही जो है हमारी जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं उसकी पूरी पूर्ति कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिशों की पूर्ति कर रहे हैं। हम अगर उनसे कुछ दिल से मांगते हैं तो वो उस चीज को पूरा करने में हमारी मदद भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, ये किसने कहा है? हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? वी बिलोंग्स टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन। है ना, ये किसने कहा है? ये कहा है मैकाइवर पेज ने, और इनकी किताब है सोसाइटी। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सोसाइटी नाम की जो इनकी किताब है, इस पर इन्होंने ये बात कही है ना। अब ये क्यों कहा है, ये समिति क्या होती है, ये संस्था क्या होती है, हम पहले ये देख लेते हैं। जो समिति है, समिति कैसी होगी? मूर्त होगी, आप इसको देख पाएंगे, लोग होंगे, पूरा सेटअप होगा, पर्पस होगा। लेकिन संस्था कैसा होता है? संस्था अमूर्त होता है, और यही एक बहुत मूर्त क्या है? कॉन्क्रीट। अमूर्त क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, है ना। यानी इन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं। संस्था क्या होती है? संस्थाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, नियमों की व्यवस्था। ठीक है, अब चूंकि नियमों की व्यवस्था थी तो हम नहीं देख पाएंगे, तो कैसा होगा? अमूर्त। और चूंकि ये मूर्त होता है इसलिए तो हम इसके सदस्य होते हैं, और इसके सदस्य हम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? मैकाइवर और पेज का है। अब बोगार्ट की बात करें तो इन्होंने प्रतीकों और मूल्यों की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा है? संस्था से जोड़ा है ना। कि संस्था क्या होती है? प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था होती है। वार्ड जो है ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं, तो इस पर इन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं है। ठीक है, अब हम पियर्सन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि एक तो पहले तो ये जैविक सांख्यिकी के समर्थक हैं, है ना। ये क्या है? जैविक सांख्यिकी के समर्थक है, और इन्होंने कहा है कि सभी जो भी विज्ञान होते हैं उनकी जो एकता होती है वो किस पर होती है? उनकी अध्ययन पद्धति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इन्होंने भी संस्था या समिति से संबंधित कोई ऐसा फेमस बात कही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसने कहा शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है? Who said that education is formally concerned with the transmission of the social heritage to the new generation? है ना। सोशल हेरिटेज एजुकेशन के मामले में सीधी सीधी बात करते हैं दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम कहते हैं, और इनकी एक बुक भी है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी में इन्होंने ये बात कही है, और इनका ये मानना है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का काम क्या होता है? नई पीढ़ी को, नए बच्चों को, है ना, या बच्चों को क्या करना? समाज के तौर तरीके, मूल्य, ठीक है, समाज के जो भी नियम होंगे वो बताना। ठीक है, समाज का जो कल्चर हो रहा होगा वो बताना। ठीक है, उससे उनका इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, और ये आगे जब इनको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, जब ये सब कुछ सीख जाएंगे तो ये क्या कर सकेंगे? ये मदद कर पाएंगे समाज को सुचारू रूप से, जिससे वो चल सके, समाज आगे बढ़ सके, उसमें अपना ये क्या कर पाएंगे? योगदान दे पाएंगे, है ना। तो इन्होंने सीधा सा ये कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज के जो भी परंपराएं होती हैं, मानदंड होते हैं, जो नियम होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो हम बच्चों को सिखा सके, समझा सके, है ना। तो यही है दुर्खिम का कहना कि शिक्षा क्या होती है? नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को क्या होता है? हस्तांतरित करना होता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम पार्सन्स की, तो पार्सन्स ने जो सामाजिक प्रणाली है उसके सब सिस्टम के रूप में देखा है। इन्होंने सामाजिक प्रणाली के शिक्षा को सामाजिक प्रणाली के सब सिस्टम के रूप में देखा है। ठीक है,
रेमंड जो हैं ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक और तुलनात्मक रूप से इन्होंने समाज का अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने ऐतिहासिक और तुलनात्मक रूप से समाज का अध्ययन किया है, लेकिन एजुकेशन पर इन्होंने कोई ऐसी खास बात नहीं की है। अगर हम बात करें जिसबर्ट की, तो जिसबर्ट जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की ये बात करते हैं। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी ये किस पर फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं कि जो बच्चा है वो रटने की जगह क्या करे, सीखने का प्रयास करे, है ना। रटने की जगह उसका फोकस किस पर होना चाहिए, सीखने पर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये कैसे लर्निंग की बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं। कौन है ये, जिसबर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान कौन है? Who is the scholar who considered that social stratification is functionally essential? है ना, सामाजिक स्तरीकरण को अनिवार्य किसने माना है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको समाज के कई आधारों के आधार पर स्तरों में बांटा जाता है, लोअर से अपर की तरफ। ठीक है, वो आधार कुछ भी हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डेविस और मूरे। इनकी एक बुक आई थी 1945 में, नहीं बुक नहीं, इनका एक कॉन्सेप्ट आया था 1945 में, फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि समाज में कुछ ऐसे पद होते हैं, है ना, समाज में कुछ ऐसे पद होते हैं जो दूसरे पदों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और इन पदों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, इन पदों को आकर्षक बनाए रखने के लिए, और इन पदों पे जो काम कर रहे हैं उनको आकर्षित करने के लिए इस तरह क्या किए जाते हैं, समाज में कुछ पुरस्कार या गिफ्ट प्रदान किए जाते हैं। वो पुरस्कार या गिफ्ट क्या हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, पावर हो सकता है, प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज हो सकती है ना। इन सारी चीजों से क्या होगा, आपको आकर्षित किया जाएगा इन पोस्ट की तरफ। ठीक है, ये किसने कहा था, डेविस और मोरे ने कहा था। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो लास्ट क्लास में भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। कार्ल मार्क्स ने क्या करा है, इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है ना। इन्होंने पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की बात की है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की ये बात करते हैं। पूंजीपति वर्ग कैसा होता है, शोषक होता है, और श्रमिक वर्ग कैसा होता है, शोषित होता है। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग कैसा होगा, शोषित होगा, इसका शोषण किया जाता है। पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करता है, वो शोषण किसी भी आधार पर हो सकता है। मैक्स वेबर जो है ये बहुआयामी स्तरीकरण की बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल स्तरीकरण, है ना, स्ट्रेटिफिकेशन, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटिफिकेशन, बहुस्तरीय स्तरीकरण। ठीक है, अब ये बहुस्तरीय स्तरीकरण या मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, देखो इनकी एक बुक है ना, मैक्स वेबर की एक बुक भी इन्होंने लिखी है, क्लास क्लास स्टेटस एंड पावर पर, है ना, जिस पर इन्होंने ये कहा था इस बुक में कि जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण है, वो सिर्फ एक या दो आधार पर ही नहीं हो सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्लास पर आधारित हो, सिर्फ आपके पैसों से ही आपका जो स्तरीकरण है वो हो जा रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक स्तरीकरण होने के लिए स्टेटस भी मायने रखता है कि आपकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या परिस्थिति है, आपकी
पास क्या शक्ति है, मे बी आप अगर आपके पास अगर राजनीतिक शक्ति है तो भी तो आपको उच्च परिस्थिति प्राप्त होगी समाज में, है ना। यानी एक स्तरीकरण होने के लिए सिर्फ आपका क्लास मैटर नहीं करता है, आपका स्टेटस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आपके पास जो पावर है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं घूरिये। घूरिये ने कास्ट सिस्टम पर बात की है, ठीक है। घूरिये क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम के ये सपोर्टर रहे हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम पर स्टडी भी की है और बहुत सारा इन्होंने काम भी किया है। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है किसने कहा कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो दो तरफा प्रक्रिया है। हु सेड दैट संस्कृताइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो संस्कृतिकरण जो है वो टू वे प्रोसेस है, ये कहा है श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे एक लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति की रिचुअल्स को फॉलो कर रहा होता है, कल्चर्स को फॉलो कर रहा होता है ना, उनकी लाइफस्टाइल को सीख रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब टू वे प्रोसेस क्यों कहा इन्होंने कि कुछ ऐसी चीजें तो लोअर कास्ट में भी होंगी जो अपर कास्ट का व्यक्ति सीख रहा होगा, यानी ये प्रोसेस कैसी हो गई, टू वे प्रोसेस। लेकिन इस कंप्लीट इसको क्या कहा इन्होंने, संस्कृतिकरण कहा है श्रीनिवास ने, ठीक है। अगर हम बात करें मजूमदार की, तो इन्होंने कहा कि जब लोअर कास्ट का जो इंसान है वो अपर कास्ट से कुछ भी सीख रहा है तो वो तो संस्कृतिकरण हो गया। लेकिन अगर अपर कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट से जब कुछ सीख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिसंस्कृताइजेशन, है ना। ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, मजूमदार ने, ठीक है। यानी ये लोअर कास्ट वाले तो क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन अपर कास्ट वाले क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को नीचे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो अपर कास्ट का इंसान है वो क्या कर रहा है, पूजा पाठ बहुत अच्छे से करता है, ये चीज किसने सीख ली, लोअर कास्ट वाले ने। सेम अपर कास्ट वालों ने क्या सीखा कि लोअर कास्ट वाले ड्रिंक एंड ऑल कर रहे हैं और वो चीज इन्होंने इनसे सीख ली, है ना। तो ये टू वे प्रोसेस है, अलग अलग है। मजूमदार ने इसको डिसेंसिटाइजेशन का है, लेकिन जो श्रीनिवास है वो इसको इसमें ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो योगेंद्र सिंह ने क्या कहा कि जो संस्कृतिकरण है वो विचारधाराओं को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। संस्कृतिकरण क्या है, विचारधाराओं को ग्रहण करने वाली एक प्रोसेस है। और इन्होंने संस्कृतिकरण को आधुनिकीकरण के रूप में समझा है और समझाया भी है ना। इन्होंने क्या करा है, संस्कृतिकरण को आधुनिकीकरण के रूप में समझाया है। एससी दुबे क्या थे, एससी दुबे ने डोमिनेंट कास्ट की बात की है, प्रभु जाति की बात की है, ठीक है। ये ग्रामीण समाजशास्त्री भी रहे हैं। डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति क्या होती है, जिनके पास वर्चस्व होता है, पावर को कंट्रोल करने का अथॉरिटी होता है या ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके पास कल्चरल जो पावर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमिकल पावर कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो ये ऐसी कास्ट क्या कहलाती है, डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति। ये किसने दिया था, एससी दुबे ने दिया था। इरावती कर्वे की अगर हम बात करें तो इरावती कर्वे ने बहुत सारी संस्कृतियों पर अध्ययन किया, लेकिन उनकी विविधताओं पर अध्ययन किया। इरावती ने संस्कृति पर अध्ययन तो किया है लेकिन उसकी विविधताओं यानी डाइवर्सिटी पर अध्ययन किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या अध्ययन किया है, किनशिप सिस्टम पर, है ना, किनशिप सिस्टम पर अध्ययन किया है और इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर श्रीनिवास। इसके अलावा अगर आपसे डिसंस्कृताइजेशन का पूछे तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा मजूमदार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, देखिए आप डिले करेंगे, बैगेज बढ़ेगा, बैकलॉग्स बढ़ेंगे, फिर आपको उसमें टेंशन होगी कि ये चीज छूट गया है, ये चीज कब हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बेहतर होगा कि आप ऑन टाइम क्लास करें, जिससे जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं आप हमारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं हम साथ में पढ़ पाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं हम कंटिन्यू कर पाएंगे, एक साथ समझ पाएंगे, है ना। इसके अलावा आपके जो डाउट हो रहे होंगे, हम एक क्लास कंडक्ट करेंगे, वीक में 1 से 2 क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं
वो हम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप वो देख सकते हैं। जो डिटेल्ड क्लासेस हैं वो ऑलरेडी पेड क्लासेस में अपलोड हो चुकी हैं मेरा क्लासेस के ऐप पर। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा उनको मिल चुकी होंगी, जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं उन्हें अभी शो नहीं हो रही होंगी, लॉक्ड दिख रही होंगी। ठीक है, आप वो क्लासेस देखिए। अगर उसके बावजूद कहीं पे कोई भी डाउट आता है ना तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, आप वहां पे जुड़ के बता सकते हैं। जितने ज्यादा डाउट होंगे उतनी जल्दी जल्दी क्लासेस कंडक्ट होंगी, जो डाउट सेशंस होंगे, है ना? बाकी अभी तो हम क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो क्वेश्चंस हैं हम इसको बढ़ाते जाएंगे। 15 करेंगे, 20 करेंगे, 25 करेंगे, ठीक है? और ये पूरा हमारा जर्नी जो है ना, ये क्वेश्चंस को समझने का, करने का, ये चारों ऑप्शंस को समझने का, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन से आंसर हो क्या सकता है। कई बार होता है क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, हम समझ कुछ और लेते हैं। एक आध कीवर्ड देख के ही हम सीधे टिक मार देते हैं, आगे पीछे और भी कुछ चीजें होती हैं, है ना? बहुत सारी ट्रिक्स हम सीखने वाले हैं और ये कंटिन्यू हम करेंगे अगस्त के महीने तक, ठीक है? और एमपी सेट जो अभी कर रहे हैं तैयारी, अगर आप चाह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में एकदम क्विक आपका रिवीजन हो जाए, फटाफट आपके जो भी आपने पढ़ा है या जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं वो आपको क्लियरिफाई हो जाए, तो आप तो और जल्दी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 डेज ही बचे हैं, जिसमें आपका सीधा 1 मार्च को, है ना? 1 मार्च को तो पेपर ही है। तो टाइम से ज्वाइन कीजिए ताकि एक सफिशिएंट टाइम हो आपके पास उस चीजों की तैयारी के लिए, है ना? और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोच के मत बैठिएगा कि इतना टाइम है तो हम आराम से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये आप सोचेंगे वहीं आप फेल हो जाएंगे, है ना? आपसे पहले न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी इस रेस में चल चुके होंगे, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, कीजिए। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आपको नंबर दिया जा रहा है ना? आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है आपको दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।